अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है फैज़ान और मैं जो है वो आपको 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आज से पढ़ाने जा रहा हूँ। सो एवरीवन इज़ वेलकम हियर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी का, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो जब हम बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं तो वही बेसिकली थिंक दैट जब भी किसी भी जगह पे हम लोग बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम लोग शुरुआत इस लाइन से करते हैं दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स, जिसको हम बचपन में कहते थे। तो हमने हमेशा बचपन से लेकर अभी तक यही चीज़ समझी है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और यही से हमारी शुरुआत होती है हमेशा। लेकिन हमें इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा अपने जहनों में रखना चाहिए कि बायोलॉजी एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जो हमारा बायोलॉजी है वो एक बहुत ब्रॉड सा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम इसकी एक मिसाल दें एक बिल्डिंग की तरह, तो ये अगर हमारा बायोलॉजी है तो ये हमारा बायोलॉजी जो खड़ा है वो केमिस्ट्री पे खड़ा है, और केमिस्ट्री जो है वो किसी ना किसी हद तक फिजिक्स पे खड़ी है, और फिजिक्स जो है वो हमारा मैथमेटिक्स पे खड़ा है। ठीक है, तो जब हम ये चीज समझ जाए कि हमारा जो बायोलॉजी है ये कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, बायोलॉजी जो है डिपेंडेंट है केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट है फिजिक्स पर, और फिजिक्स जो है वो मैथ पर डिपेंडेंट है। इस चीज का हम अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जब हम बायोलॉजी में, आप सब लोग जो है वो 11th पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोग जो है वो हो सकता है ड्रॉपर्स जो है वो ये लेक्चर देखे, तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सेल में जो है हमारा एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारे पास जो है लिपिड की एक बाइलेयर होती है। ठीक है, इस लिपिड की बाइलेयर में जो है हमारे पास एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल्स होती है फैटी एसिड्स की। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसको इस लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास होना है, ये इस चीज से डिसाइड होगा कि इस मॉलिक्यूल की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इस चीज से डिसाइड होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये वहां से पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स है ये इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और ये जो है वो इसको पास नहीं होने देंगी। क्योंकि हम लोग हमेशा जो है वो केमिस्ट्री में एक असूल पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो अगर ये पोलर है तो ये इसके थ्रू नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये नॉन पोलर है तो ये इजीली इसके थ्रू जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में हर जगह, ये तो एक बेसिक सी चीज है जहाँ पे हम लोग मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर फिर साइटोसॉल है, उसके अंदर जो हमारे अमाइनो एसिड्स है उनके बीच के पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो हर जगह पे जो है हमारा केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन केमिस्ट्री हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम फिजिक्स ना समझे, क्योंकि फिजिक्स में ही हमारे जो है हमें पूरा का पूरा जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसकी हकीकत के साथ हमें समझ में आता है कि न्यूक्लियस किस तरह है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। हर तरह से जो हमारे फोर्सेस हैं नेचर के, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो फोर्सेस जो है हमारे फिर केमिस्ट्री में हम अप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर हमारी बायोलॉजी डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा इतनी सारा जो मैंने बोला उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि हम ये चीज़ समझ सके कि बायोलॉजी जो है वो कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। तो जब हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इसको सीधे यहाँ से शुरू नहीं कर रहा, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस तरह से तो नहीं होगा। हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे पहले, और
जिसमें हमारे थोड़े से केमिस्ट्री के बेसिक्स भी आएंगे, थोड़ा सा जो है हमारा कुछ फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन हो सकता है आ जाए बीच में, और हम लोग जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड द सिलेबस जो है कुछ डीप डाउन जो है हम डाइव करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप नीट देते हैं तो नीट में आपका जो है वो रॉट मेमोरी जो है वो चेक नहीं होता, बल्कि चेक ये होता है कि आपकी जो है वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होंगे। अब आप लोग जो है वो केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा लिविंग वर्ल्ड या कोई भी आगे का चैप्टर, तो हम लोग जो है वो सब चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। इससे क्या होगा कि हम हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द रीज़न इज़ कि आप में से हर कोई जो है वो डॉक्टर तो नहीं बनेगा। ये एक कड़वी हकीकत है, जितना इसको जल्दी समझ सके तो उतना बेहतर होता है। तो हर कोई जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। हमें लाइफ में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जो करनी पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए हमें ये चीज़ समझनी होगी कि सिर्फ बायोलॉजी को एज ए आइसोलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम लोग साइंस को एज ए साइंस अगर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर। तो आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, आफ्टर ऑल दैट जो मेरा पहला टॉपिक होने वाला है, दैट वुड बी साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स से मेरा मतलब क्या है? साइंटिफिक मेथड से मेरा मतलब ये है कि कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं और वहाँ से फिर कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं और कैसे वहाँ से कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज को डेवलप करते हैं। और वो प्रिंसिपल्स और लॉज जो है वो लोग हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। जब भी हम अपनी बुक्स खोलते हैं, हम चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं, उनके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। इट्स नॉट दैट सिंपल। हम लोग कभी कभी जो है वो मैसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसे ही रवानगी में 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत लगी हुई होती है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, और उस चीज़ की वजह से क्या होगा कि हम लोग एक बेसिक जो है वो डेवलप करेंगे, बेसिक्स डेवलप करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिनको आप थोड़ा सा अगर आप उनमें उनकी बेसिक्स अगर आप देख ले तो आपको जो है वो समझने में आगे आसानी रहेगी। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स में सबसे पहली ये चीज़ जो हमारी आती है दैट इज प्रॉब्लम। कुछ इशू हो गया जिसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो सॉल्यूशन ढूंढने का काम जो है वो साइंटिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग न्यूटन का की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यूटन के बारे में ये बहुत मशहूर हो चुका है कि एप्पल गिरा और न्यूटन ने देखा कि ये नीचे आ रहा है तो उसने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल हम यही मान लेते हैं कि एप्पल गिरा और न्यूटन ये देख रहा है कि ये जो एप्पल है हमारे पास, ये हमारे पास जो एप्पल है, ठीक है, हाँ चलो, ये जो हमारे पास एप्पल है अगर ये ग्राउंड पे होता है तो ये तो अपनी जगह से नहीं हिलता, लेकिन ये जब पेड़ पे था, ठीक है, तो वहां से गिर गया। क्यों? जब ये ग्राउंड पे है तो इसकी जो पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल x=0, अगर इसकी एक पोजीशन हम मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, तो वो तो वही रह रही है। लेकिन पेड़ पे जब ये है तो इसका कोऑर्डिनेट खुद ब खुद चेंज हो गया। क्यों? देयर शुड बी सम रीजन फॉर दैट। तो उसने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने ये देखा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास है, और अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस एप्पल पे ही फोर्स अप्लाई करें तो ये हो सकता है अपनी x0 पोजीशन से x1 पोजीशन पे आ जाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो उसने किया। फॉर एग्जांपल, ये मैं किसी साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे बात नहीं कर रहा, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से उसे ये पता चला कि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तब तक एक पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन में रहता है, ठीक है। तो या अगर हम एक आइडियल कंडीशन ले जहाँ पे एक बॉडी जो है वो मोशन में है इन वैक्यूम, और फ्रिक्शन जो है हमारे पास 0 है और वैक्यूम में है, ठीक है। तो ये तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक इसके अगेंस्ट कोई फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसके लिए भी उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा और यहाँ से जो है वो उसने एक रिजल्ट डिराइव किया, एंड दैट रिजल्ट लेड टू आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और यही चीज फिर उसने यहाँ पे एप्पल के लिए भी हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ ने जो है वो इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, डाउनवर्ड फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कहते हैं कि ग्रेविटी डिस्कवर हो गई। तो वहां से जो है हमारे पास लॉज आ गए, कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि एप्पल नीचे क्यों आया, ठीक है। तो अब जब ये प्रॉब्लम हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस एक पॉसिबल आंसर होता है। हाइपोथेसिस इज नथिंग बट अ पॉसिबल आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब एप्पल गिरा तो न्यूटन ये कह सकता था कि एप्पल सिर्फ अपने मास की वजह से गिरा, या हम ये कह सकते हैं कि एप्पल जो है वो सिर्फ जमीन की तरफ से लगाई गई एक फोर्स की वजह से गिरा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एप्पल जो है अपने मास की वजह से और जमीन या अर्थ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लगाए हुए एक फोर्स की वजह से नीचे आया। तो ये जो है इसकी कुछ हाइपोथेसिस हो सकती थी। और जब उसने फिर इन हाइपोथेसिस को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। जब एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे तो वहां से हमारे पास रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट हमारे पास दो तरह के आ सकते हैं, एक तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट है, ठीक है, और दूसरा हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो हमें जो है वो हाइपोथेसिस को रिविजिट करना पड़ेगा और हाइपोथेसिस नई से डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वी कैन से कि हाँ ये हाइपोथेसिस किसी ना किसी हद तक जो है हमारे पास काम कर रही है, ठीक है। जब हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है वो है कि हमारा जो पॉसिबल रिजल्ट है, ठीक है। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास और इस रिजल्ट की वजह से हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहां पे हम एक और स्टेप जो है वो ऐड कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी अगेन अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब क्या होगा, इन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसमें कंडीशंस जो है जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स में रखी थी उनको चेंज कर देंगे। उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसको हमने एक हाइपोथेसिस दी, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और हमारे पास जो एक पॉजिटिव रिजल्ट आया, जिस पॉजिटिव रिजल्ट के बाद हमने क्या किया, एक पॉसिबल रिजल्ट निकाला, ठीक है, कुछ एक इंटरप्रिटेशन दी उसकी, और वहां से फिर हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस चेंज करके सेम एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे। एंड वी वुड लाइक कि हमारे पास जो ये रिजल्ट आया था यहाँ से, ठीक है, हमारे पास यही रिजल्ट यहाँ पे वापस आ जाए। अगर ये रिजल्ट वहां से वापस आता है तो यहां से हम लोग डेवलप करते हैं थियोरी।
ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारी थ्योरी डेवलप हो जाती है, और जब इस थ्योरी को बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ्स के साथ एक बहुत ज़्यादा मजबूती मिल जाती है, तो हम उसी को जो है हम लोग प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स और लॉ कह देते हैं, ठीक है। जब एक साइंटिस्ट के सामने हम कोई भी प्रॉब्लम रखते हैं तो वो उसके लिए एक हाइपोथेसिस निकालता है। इस हाइपोथेसिस से वो एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करता है कि हो सकता है, पॉसिबल ये है कि ऐसा हो। इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से वो अपनी इस हाइपोथेसिस को या तो सही साबित करेगा या तो गलत साबित करेगा। अगर यहां से सही साबित हो गई तो क्या करेगा, तो वहां से जो हमारे रिजल्ट्स मिले, और फिर नए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके जो है इस चीज को पूरी तरीके से प्रूव करेगा, और यहां से जो है हमारी थ्योरी डेवलप हो गई। जब इस थ्योरी को जो यहाँ पे डेवलप हुई, इसको फर्दर एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ्स के जरिए से मजबूत किया जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि ये जो है अब एक लॉ बन गया है, ठीक है। तो लॉ जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू थ्योरी। तो यहाँ पे जो है हमारा थोड़ा सा मैंने ये साइंटिफिक मेथड एक ले लिया, क्योंकि हम लोग आगे चल के जो है पूरे इसमें बायोलॉजी में जो है वो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो भी है बायोलॉजी जो भी है पूरा, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, ये कोई ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है। इनफैक्ट नो साइंस इज बेसिकली थ्योरेटिकल, क्योंकि साइंस हम कहते ही है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से कोई बात जो है वो निकालते हैं, तो उसको हम साइंस कहते हैं। तो जब हम साइंस में डीप डाउन डाइव करते हैं तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, तो तब जाके हम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में रहेगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हमारा आएगा तो वहां पे मैं बेसिकली क्योंकि अब हमारा ये हमें आ गया समझ, और इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो है वो थोड़ा सा वो ओपेरन, हेल्डेन, मिलर वगैरह वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक थ्योरी दी गई थी और किस तरीके से फिर मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव किया, और अभी हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो एक एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बिफोर diving into the living world, we should know how this life has come to earth. मैं यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगा, और एवोल्यूशन जो है वो आगे जब सिलेबस चलता रहेगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद जो हम सीधा लिविंग वर्ल्ड पे आएंगे इंशाल्लाह। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।